Hello everyone, welcome back to your own favorite channel बटनीर आईएएस। मैं दिव्या कवात्रा आप सभी की होस्ट दोस्त एंड एजुकेटर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट कोर्स वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व भूगोल में। आई रियली होप आप सभी अच्छे हैं, बेहतर हैं, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, रिविजन कर रहे हैं एंड टाइमली क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं, राइट? ओके, चलिए तो आज का सेशन हम लोग शुरू करने वाले हैं और आज जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और जियोमॉर्फोलॉजी पर लेकर जाएंगे उसको, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हमने समझा था। और आंतरिक संरचना समझने के बाद हमने जो प्रोसेस देखे थे, जिस तरह के पृथ्वी के अंदर चेंजेस देखे थे, उन चेंजेस के पीछे कुछ कारक हैं, कुछ कारण हैं, कुछ प्रोसेस है। ठीक है, जितने भी बदलाव हमने देखे हैं उन सभी के पीछे क्या है, कुछ प्रोसेस चलता है। अब वो प्रोसेस क्या है और किस तरह से कैरी आउट हो रहा है वो हमको समझना है। ऑलराइट, ओके, तो एक एक करके वो चीजें समझेंगे किस तरह से के प्रोसेस हैं। जियोमॉर्फोलॉजी जो है पूरी की पूरी हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। और आज का सेशन शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एज यूजुअल हमारे पुराने साथियों और नए साथियों सभी के लिए छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं हूँ आपकी एजुकेटर दिव्या कवात्रा, एज यू कैन सी हियर। और आई एम मास्टर्स डिग्री होल्डर इन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। और लगभग 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है मुझे यूपीएससी स्टेट पीसीएस इंस्टीट्यूट्स के साथ। और मेजरली 2 सब्जेक्ट्स, पीएसआईआर और जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस प्लस geography. I'm also an ex-faculty of Bharti Ashram as well as an ex-faculty of Unacademy. Alright, चलिए ठीक है, तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन आप सभी के लिए। और अब हम बात करते हैं आगे आज के लेक्चर पर। और आज के लेक्चर की बात करें हम, उससे पहले आप सभी को एक छोटा सा काम दिया गया था। जो पुराने लोग हैं आई होप आप सभी ने कर लिया होगा, जो नए लोग हैं उनको मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। काम कुछ ऐसा था कि आपकी अपनी जो बटनीर आईएएस की टीम है प्यारी सी, वो आपके लिए एक नया इनिशिएटिव लेकर आई। आप सभी के लिए एक नया इनिशिएटिव लाया गया है जिसका नाम है प्रेप टुडे। क्या नाम है? प्रेप टुडे। अभी मेनली ये जो प्रेप टुडे प्लेटफॉर्म है आपका, वो एसएससी एग्जाम्स के लिए काम कर रहा है, जिसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और करंट अफेयर्स जैसे सब्जेक्ट्स की जो क्लासेस हैं, जो वीडियोस हैं, वो यहाँ पर मिल जाएंगी। ऑलराइट, ओके, तो ये जो प्लेटफॉर्म है आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लेना है और इसके ऊपर जितने भी वीडियोस हैं, जो भी आपके काम के सब्जेक्ट्स हैं, सभी को देखें और दूसरों के साथ शेयर भी जरूर करें ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, तो ये काम आपको ध्यान रखना है। क्लास खत्म होते ही सबसे पहला काम आपको क्या करना है, प्रेप टुडे खोलना है, सब्सक्राइब करना है, लेक्चर्स को फॉलो कर लेना है। राइट, चलिए ठीक है, तो आते हैं आज के टॉपिक पर और बात करते हैं। हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहे थे और पृथ्वी की भू आंतरिक जो संरचना थी वो हमने समझ ली थी। क्या समझ लिया था हमने? पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना थी उसको हमने समझ लिया था। ठीक है, अब ये जो आंतरिक संरचना है, जो आकृतियां बनी हैं, इसका एक पर्टिकुलर विज्ञान है भू आकृतिक विज्ञान, यानी कि जियो मॉर्फोलॉजी। ठीक है, अब ये जो भू आकृतिक विज्ञान है या जियोमॉर्फोलॉजी है, इसका मतलब क्या है, क्या चीज है ये, पहले ये समझते हैं और फिर इसके कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है ना कि आप कोई भी चीज देख रहे हो, मान लो कुकिंग है, आपके सामने एक बहुत ही शानदार डिश पड़ी है। ठीक है, कोई इटालियन cuisine खाता है तो मान लो व्हाइट सॉस पास्ता है आपके पास में। चाइनीज cuisine किसी को पसंद है तो मान लो बहुत बढ़िया सी चाउमीन है आपके सामने। ठीक है, जापानीज cuisine किसी को पसंद है तो डम्पलिंग्स है आपके सामने। कोई भी चीज ले लो, नहीं तो हम देसी लोग तो हैं ही दाल मखनी और पनीर बटर मसाला वाले। ठीक है, तो कुछ भी आपके सामने है वो एक प्रोसेस से होकर गुजरा है ना? आप कहो कि नहीं हम तो रॉ ही खा लेंगे, हम तो रॉ ही खा लेंगे। मान लो एप्पल है, हम डायरेक्ट ही खा रहे हैं, एप्पल को हम क्या कर रहे हैं, कुक थोड़े ना कर रहे हैं। तो काय का प्रोसेस, खाना कुक हो रहा है, दाल कुक हो रही है, समझ में आता है, एप्पल तो हम ऐसे ही खा गए।
लेकिन सीड से एप्पल बनने तक का तो प्रोसेस है ना उसका, है कि नहीं? तो कोई भी चीज आपके सामने है, उसके पीछे एक प्रोसेस है। आप फोन में अगर क्लास देख रहे हैं, अगर आप लैपटॉप में क्लास देख रहे हैं, तो इनको असेंबल करने के पीछे बहुत बड़ा प्रोसेस है। रॉ मटेरियल आया, इसके पार्ट्स बने, पार्ट्स कोलैबोरेशन हुआ, कोलैबोरेशन होके इसका जो डिजाइन है वो बना, फिर जाकर ये क्या है, सेल होता है ना? फिर पीछे पूरा प्रोसेस चलता है। उसी तरह से जो अगर हम पृथ्वी की बात करें, जो हमारे सामने दिख रही है वर्तमान स्वरूप में, जैसा हमको दिख रहा है, उसके पीछे भी एक प्रोसेस है। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। जिसका मतलब क्या होता है, देखो ग्रीक भाषा का शब्द है ये जियोमॉर्फोलॉजी, ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका देखो जियो का मतलब होता है अर्थ, मॉर्फी का मतलब होता है फॉर्म, एक रूप, और लॉगोस का मतलब होता है डिस्कोर्स यानी कि वर्णन। तो इन तीनों शब्दों को मिलाकर क्या बना है, जियोमॉर्फोलॉजी, पृथ्वी का रूप का वर्णन, यानी कि स्थल रूपों का अध्ययन। जैसा भी रूप दिख रहा है उसका हमको एनालिसिस करना है, उसका वर्णन करना है, स्थल रूपों का अध्ययन। तो जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, स्थल रूपों का अध्ययन। क्या होता है कि स्थल मंडल पे जितने भी उच्चावच हैं, उनके निर्माणक प्रक्रम क्या है, ठीक है, कैसे निर्माण हुआ उसका, क्या प्रोसेस था, वो जो सारा प्रक्रम है, और मानव के साथ ही अंतर सहसंबंध कैसे बनाते हैं, इसको समझने का जो प्रोसेस है, ये सारा प्रोसेस क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी। समझ में आया? एग्जैक्टली exactly. चलो, तो ये क्या है, जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि स्थल रूपों का अध्ययन। अब प्रारंभिक अध्ययन तो है ये जो ग्रीक, यूनान, मिस्र, इन सब में 500 ईस्वी पूर्व पहले से ही प्रारंभ हो चुका था। तो इसका जो आधुनिक रूप है, विधि तंत्रात्मक जो अध्ययन है, 20वीं शताब्दी से विकसित हुआ, जिसका प्रारंभ 1945 से R.E. हार्टन द्वारा जलीय उत्पत्ति वाली अफवाह बेसिन की जो विशेषताएं हैं उसको विश्लेषित करने के लिए किया गया। R.E. हार्टन, कब, 1945। हाँ, तो ये क्या है कि अपवाह बेसिन जो होता है, ड्रेनेज बेसिन जो होता है, उसको स्टडी करने के लिए शुरू किया गया था 1945 में R.E. हार्टन द्वारा। ठीक है, ये चला। और फिर बात आती है कि ये जो जिन उच्चावचों की बात कर रहे हैं वो है क्या, किस तरह के उच्चावच हैं जो हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इस इमेज को देखें तो आप समझेंगे, क्या समझेंगे, कि ऊपरी भाग जितना है, ऊपरी भाग जितना है वो सारा का सारा इसका भाग है ना? उस पूरे, उस पर प्रोसेस चल रहा है, और ये पूरा प्रोसेस क्या कर रहा है, स्थल जो जगह है इसको प्रवाहित कर रहा है। ठीक है, हाँ। तो अब अगर इमेज को देखा जाए तो आपको क्या दिख रहा है, महाद्वीपीय भूपटल दिख रहा है, महासागरीय भूपटल दिख रहा है, हमारा पूरा का पूरा स्थल मंडल दिख रहा है ना? यहाँ छोटा है स्थल मंडल, हमने बात की थी, यहाँ ऊपर है मार्जिन, यहाँ नीचे है मार्जिन, तो इतना डिफरेंस हमेशा रहेगा इन दोनों के बीच में, है ना? और ये पूरा क्षेत्र फिर कहाँ है, ऊपरी प्रवार के अंदर आ जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली। तो ये क्या हुआ, हमारे जो उच्चावच है वो किस प्रकार के बने हुए हैं, क्या बना हुआ है, वो चीज हम समझ रहे हैं इसको देखकर। ठीक है, डन है। चलो, तो अब ये जो जियोमॉर्फोलॉजी है, इसकी अलग अलग परिभाषा अलग अलग लोगों द्वारा दी गई। ठीक है, तो डेफिनेशन पढ़ते हैं सबके द्वारा क्या दी गई, मेंस में काफी हेल्पफुल रहेगा आपके। तो वार्सेस्टर जो है, वार्सेस्टर
वो क्या कहते हैं कि भू आकृति विज्ञान पृथ्वी के उच्चावचों का व्याख्यात्मक वर्णन है। Geomorphology is the interpretive description of the relief features. क्या बोला इन्होंने कि जो जियोमॉर्फोलॉजी है वो उच्चावचों का व्याख्यात्मक वर्णन है कि किस तरह से ये उच्चावच आए, किस तरह से ये स्ट्रक्चर बनी। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास दूसरे स्कॉलर, दैट इज थानबरी। ठीक है, दूसरे स्कॉलर कौन है? थानबरी। ये कहते हैं कि भू आकृतिक विज्ञान स्थल रूपों का विज्ञान है। ठीक है, स्थल रूपों का विज्ञान है, लेकिन इसमें अंतःसागरीय रूपों को भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अंतःसागरीय रूप जो है वो भी आते हैं इसमें, और स्थल रूप तो आते ही आते हैं। ठीक है, डन है। चलो, अब स्ट्रॉलर के अनुसार क्या है? दूसरी परिभाषा कौन देता है हमको? दूसरी परिभाषा दी जा रही है स्ट्रॉलर के द्वारा। ठीक है, स्ट्रॉलर क्या कहते हैं कि भू आकृतिक विज्ञान सभी प्रकार के स्थल रूपों की उत्पत्ति और उनके व्यवस्थित और क्रमबद्ध विकास की व्याख्या करता है, और ये भौतिक भूगोल का एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग होता है। क्या कर रहा है? स्थल रूपों की उत्पत्ति, उनका जो वर्तमान व्यवस्थित रूप है, क्रमबद्ध रूप है, विकास है, उस सारी चीजों को समझना क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी स्ट्रॉलर के अनुसार। ठीक है, फिर आता है A.L. ब्लूम। क्या नाम है? A.L. ब्लूम आते हैं, जिनके अनुसार क्या है? भू आकृति विज्ञान स्थलाकृतियों तथा उन्हें परिवर्तित करने वाले प्रक्रमों का क्रमबद्ध वर्णन और विश्लेषण है। क्या मतलब है कि जितनी भी आकृतियां हैं, भू आकृतियां हैं विज्ञान पर, जो स्थलाकृतियां हैं हमारी, उन सभी को परिवर्तित करने वाले, यानी कि उनमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस कैसे आ रहे हैं, उनके पीछे कारण क्या है, सोर्सेस क्या हैं, उन चीजों को क्रमबद्ध रूप से समझने के लिए, विश्लेषित करने के लिए ये होता है। A.L. ब्लूम बताते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशंस हैं किसकी? जियोमॉर्फोलॉजी की। ठीक है, डन है। चलो, तो आगे चलते हैं और विशेष क्षेत्र के बारे में समझते हैं कि पृथ्वी पर 3 प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। पृथ्वी पर 3 प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। प्रथम श्रेणी, द्वितीयक श्रेणी, तृतीयक श्रेणी। कौन से 3 प्रकार हैं? प्रथम श्रेणी, द्वितीयक श्रेणी, तृतीयक श्रेणी, ये 3 है। बात करते हैं प्रथम श्रेणी की सबसे पहले। तो प्रथम श्रेणी उच्चावच जो है, इसके अंतर्गत महाद्वीप और महासागरीय बेसिन को शामिल किया जाता है। ये क्या है? प्रथम श्रेणी। द्वितीय श्रेणी में क्या है? पर्वत, पठार, मैदान, झील, ये सारी चीजें द्वितीय श्रेणी में आती हैं। ठीक है, फिर आता है तृतीय श्रेणी। तृतीय श्रेणी में उच्चावच जो है सरिता, सागरीय जल, भूमिगत जल, पवन, हिमनद, ये सारी चीजें, इन सब के कारण जो उत्पन्न हुई हुई स्थलाकृतियां हैं, इनके एक्शन से बनी हुई स्थलाकृतियां हैं। ठीक है, इनके एक्शन से बनी हुई जो स्थलाकृतियां हैं वो तृतीय श्रेणी उच्चावच में आती है। हाँ, तो भू आकृतिक विज्ञान के विशेष क्षेत्र के अंतर्गत 3 प्रकार के स्थलारूपों को शामिल किया जाता है। ठीक है, अब ये तो थी थियोरी की बात, यानी कि थियोरिटिकली क्या होता है, कैसे होता है, क्या सिस्टम है, ये चीज हमने देखी एग्जैक्टली। और फिर भू आकृति विज्ञान की जो बात करें तो 19वीं सदी में स्वतंत्र शाखा के रूप में इसको स्थापित किया गया। फिर उसका विषय क्षेत्र बढ़ाकर, ठीक है, तो वर्तमान समय में इसका अध्ययन व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी किया जाने लगा। अब 1980 के दशक में क्या हुआ? प्रगतिशील इस विषय का प्रारंभिक स्वरूप भौतिक पर्यावरण के सतही संरचना को स्पष्ट करता है। ठीक है, तो अगर जो मानव जीवन के लिए देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। ऑलराइट, तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रसिद्ध अमेरिकन भूआकृतिक वैज्ञानिक थे पावेल डटन गिल्बर्ग। ठीक है, पावेल डटन गिल्बर्ग जो हैं, उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार के अधीन पश्चिमी क्षेत्र के विकास हेतु सर्वेक्षण कार्य किया। क्या था? संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन ये कार्य किया गया पश्चिम क्षेत्र के विकास के लिए। ठीक है, तो इसी प्रकार हर्टन जो है आधुनिक मात्रात्मक भूआकृतिक विज्ञान का संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, किसके संस्थापक?
आधुनिक मात्रात्मक भू आकृतिक विज्ञान। ठीक है, 1930 में जब धूलीय तूफान की स्थिति आ गई थी तो मृदा संरक्षण की दिशा में बहुत सारे कार्य किए गए। विद्वान थे, किसान थे, सब लोगों ने मिलकर अपना दिमाग लगाया और इसकी प्रोटेक्शन के लिए काम किया। तो इन सभी विद्वानों के समग्र रूप से भू आकृतिक विज्ञान के व्यवहारिक पक्ष को विकसित करने का काम किया। चलिए, तो ये था थोड़ा सा बेसिक कि भाई क्या चीज है, कैसे है, जिसको हमने समझा। आगे बात करते हैं कि पृथ्वी की भूगर्भिक व पृथ्वी की उत्पत्ति व भूगर्भिक इतिहास की बात करनी है हमको नेक्स्ट टॉपिक में। ऑलराइट, ओके। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो सबसे पहला तर्कपूर्ण परिकल्पना दी गई, उसका प्रतिपादन एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम हमने पहले भी पढ़ा है, अगर आपको याद हो तो, कास्ते द बफन। राइट, कास्ते द बफन जो थे, इन्होंने इस परिकल्पना को रूप दिया। ठीक है, अब इन्होंने 1749 में जब ये परिकल्पना बताई तो इन्होंने कहा कि पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के संदर्भ में दो तरह की संकल्पनाएं आती हैं। ठीक है, जब पृथ्वी की उत्पत्ति की बात हुई तो उन्होंने कहा पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में दो प्रकार की जो संकल्पनाएं हैं वो आती हैं, जिसमें पहली संकल्पना है अद्वैतवादी की और दूसरी संकल्पना है द्वैतवादी की। दोनों परिकल्पनाएं हम समझते हैं अर्थ के ओरिजिन और जियोलॉजिकल हिस्ट्री के संदर्भ में। और अद्वैतवादी जो परिकल्पना थी सबसे पहले, वो क्या थी? कांट की गैसीय परिकल्पना और लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। आपको याद है हमने ये दोनों परिकल्पनाएं डिटेल से पढ़ी थी। गैशियस जो परिकल्पना थी और लाप्लास की निहारिका, यानी कि वो एक बड़ा सा नेब्यूला था, है ना, फिर उसमें विस्फोट हुआ था और फिर एनर्जी रिलीज होकर बाकी सब चीजें फैल गई थी, तो निहारिका परिकल्पना थी। और द्वैतवादी संकल्पनाओं में चैम्बरलिन व मोल्टन की ग्रहणों परिकल्पना थी और जेम्स जीन्स 1919 ईस्वी व जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना, टाइडल परिकल्पना याद है आपको? एक ज्वार उठा था इस तरह से, फिर वो पूरा स्ट्रक्चर यूं एक पेंसिल के जैसा अलग हो गया था, फिर उसने गोल आकार ले लिया था ग्रेविटी की वजह से, और फाइनली जो है वो स्ट्रक्चर बन गया था, है ना। तो ये परिकल्पनाएं जो है इस तरह से बांटी गई। तो अर्थ की जो जियोलॉजिक हिस्ट्री है उसमें हम बात करें कि रेडियो सक्रिय पदार्थों के अध्ययन से हम इसको ज्यादा बेहतर समझ पाते हैं। रेडियो सक्रिय जो पदार्थ हैं उनके अध्ययन से हम देखते हैं कि किस तरह से ये चीजें हुई है। ठीक है, तो यही सबसे विश्वसनीय अगर हम बात करें कि व्याख्या है तो नहीं, क्योंकि रेडियो सक्रिय जो पदार्थ हैं उनके नेचर्स बदल सकते हैं, है ना। तो जो इनके आधार पर पियरे क्यूरी और रदरफोर्ड ने पृथ्वी की आयु 2 से 3 अरब वर्ष की अनुमानित की। ठीक है, मैडम क्यूरी जिनको हम कहते हैं, पियरे क्यूरी और जो रदरफोर्ड हैं, इन्होंने पृथ्वी की आयु रेडियो सक्रिय पदार्थों के आधार पर 2 से 3 अरब वर्ष के अनुमानित की थी। ठीक है, और कल्प की जो चट्टाने हैं, ग्रेनाइट हैं, नीसिस हैं, वहां जो उनकी पदार्थ हैं, इन शैलों में जीवाश्म मिलते हैं। हमको क्या मिलता है? फॉसिल्स मिलते हैं। आप जानते हैं फॉसिल्स क्या होते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर है। जो डेड है मतलब वो कभी जीवित भी था, अब जीवित था तो मतलब पृथ्वी थी, जीवन था, है ना। तो इससे हम ट्रेस कर सकते हैं। तो वहां पर हमने देखा कि शैलों में जीवन, जो जीवाश्म है, उनका अभाव मिला हमको, लेकिन सोना, लोहा, ये सब पाया गया। अब प्री कैम्ब्रियन काल में जो अरावली पर्वत है और धारवाड़ चट्टाने हैं, इनका भी निर्माण हुआ था। तो 2 से 3 अरब वर्ष वाली स्टोरी तो हमको भैया सेट नहीं बैठी। सही बात है ना, क्योंकि जब हम उससे पुरानी इतनी चीजें खोज चुके हैं तो हम 2 से 3 अरब वर्ष पर कैसे मान सकते हैं? ठीक है, तो प्राचीनतम जो अवसादी शैलें और विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण जो कैम्ब्रियन काल में हुआ था, हमने देखा था, टाइम पीरियड पढ़ा था, याद है? शैल कब निर्मित हुए थे, कौन सी पर्वतमाला किस काल में निर्मित हुई थी, सब चीजें देखी थी हमने। तो एपेलेशियन पर्वतमाला का निर्माण जो आर्डविशियन काल में हुआ था, पर्मियन युग में जो हर्सिनियन पर्वतीकरण हुए थे, जिनसे हमने देखा था कि स्पेनिश मेसेटा, वॉस्जेस को हमने बहुत अच्छे से याद किया था 2-3 बार इसका एग्जाम्पल लेकर। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट जो है, ये सारी चीजें जो है इनका निर्माण हुआ था प्राचीनतम जो अगर हम बात करें। तो फिर ट्रायसिक काल आता है। ट्रायसिक काल में रेंगने वाले जीवों का काल कहा गया, जिसको गोंडवाना लैंड या गोंडवाना लैंड जो था, भूखंड का विभाजन हो गया था। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी भारत, दक्षिणी अमेरिका ठोस स्थल बन गए थे,
क्रिटेशियन काल में जो है एंजियोस्पर्म पौधे आ गए थे। इसी काल में भारत के जो पठारी भाग है, लावा का जो दरारी उद्भेदन हुआ था। सीनोजाइक काल को टर्शरी युग भी कहा गया। ठीक है, तो ये जो भूगर्भ की प्रमुख असंबद्धताएं हैं, जो ऐसी स्थिति है, गहराई है, जो कोनार्ड असंबद्धताएं हमने देखी थी, तो ये जो आंतरिक भूपटल के मध्य अलग अलग चीजें हैं, इनसे क्या हो रहा है, डिविजन्स क्रिएट हुए, असंबद्धताएं, डिसकॉन्टिन्यूटीज क्रिएट हुई हैं। क्या क्रिएट हुआ है, डिसकॉन्टिन्यूटीज क्रिएट हुई हैं, और इनके मध्य 30 से 35 रेपिटी असंबद्धता चलती है। फिर आंतरिक मेंटल में 700 तक चलती है, गुटेनबर्ग असंबद्धता आ जाती है, फिर लेहमैन असंबद्धता आती है, और बाह्य कोर तक ये ऐसी असंबद्धताएं चलती रहती हैं, डिसकॉन्टिन्यूटीज चलती रहती हैं। ये इंटरनल जो डिवीजन है ये इस तरह से क्रिएट होता है, जो कि हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी समझा भी कि किस तरह की डिसकॉन्टिन्यूटीज जो है वो यहाँ पर पाई जा रही है। एग्जैक्टली तो जो हमने डिवीजन देखा, तत्व भौतिक गुण देखे, उसमें क्या था कि सबसे पहले तो बाहरी जो सियाल था 2.75 से 2.901 महाद्वीप के नीचे 60 किलोमीटर तक चलता है। फिर अटलांटिक महासागर के नीचे 29 किलोमीटर तक चलता है, और प्रशांत महासागर के नीचे अत्यल्प गहराई तक चलता है। मतलब कि हम नहीं जानते हैं कि उसके नीचे कितना गहरा है, बिकॉज हम वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं अभी तक। एग्जैक्टली तो ये जो चीजें हैं, अलग अलग प्रकार के डिविजन्स जो हैं सब जगह पाए जाते हैं, और मुख्य रूप से जो सिलिका और एल्यूमिनियम है, या ऑक्सीजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब चीजें क्या है, इंटरनल ठोस भीतरी जो है वो बना रही है। ठीक है, जिससे सियाल परत 4.751 60 किलोमीटर तक गहराई है इसकी। ठीक है, 60 से 1200 किलोमीटर तक गहराई तक जो डिवीजन आता है अगला। तो ये सारे डिविजन्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं, सीरीज वाइज, है ना, स्टार्ट से लेके बिल्कुल सेंटर तक जा रहे हैं हम लोग। अब इसमें सिलिका है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, पोटेशियम है, ये सारे प्रोडक्ट्स क्या है, कुछ कुछ सीमा तक पाए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते तो उत्तर भारत के जो विशाल मैदान है, उनकी उत्पत्ति जो नवजीवी महाकल्प में हुई थी, तो पृथ्वी पर उड़ने वाले जो पक्षी हैं उनका आगमन प्लीस्टोसीन काल में हुआ। मानव और स्तनपायी जीव इसी काल में विकसित हुए, प्लीस्टोसीन काल में आए। तो ये जो डिविजन्स हैं वही क्या कर रहे हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी बदल रहे हैं, क्योंकि इंटरनली जब हीट चेंज हो रही है, इंटरनली जब स्ट्रक्चर चेंज हो रही है, निर्मित हो रही है, तभी बाहर भी चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, तो संपूर्ण विश्व में अलग अलग जलवायु क्रिएट हो गई है। 1921 में अल्फ्रेड वेगनर ने पूरी विश्व की जलवायु की बात कर दी थी, परिवर्तन संबंधी जो समस्याएं हैं उसके लिए बात कर दी थी। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया था। इन्होंने प्रमाणित किया था कि कार्बोनिफेरस युग तक संपूर्ण महाद्वीप एक में मिले हुए थे, और जिसका नाम था पेंजिया। अल्फ्रेड वेगनर के फोटो के साथ हमने थियोरी पढ़ी थी, याद है, पेंजिया एक बड़ा लैंडमास था, फिर वो टुकड़े बनकर यूं फैल गया था, है ना। एग्जैक्टली तो 1926 में जो हैरी हेस ने प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया, उसमें भी बताया कि किस तरह से भूपटल के नीचे जो एस्थेनोस्फेयर पर प्लेट्स हैं उनके कारण चेंजेस आ रहे हैं, है ना। तो 7 बड़ी और 20 छोटी प्लेटों की हमने बात करी। क्या है, 7 बड़ी और 20 छोटी प्लेट्स हैं जो कि मूव कर रही हैं। प्लेट की मूवमेंट हमने देखी थी, है ना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी थी। ऐसे प्लेट्स जा रही थी, या फिर एक दूसरे की तरफ आ रही थी, या फिर एक दूसरे से दूर जा रही थी, है ना। इस प्रकार की मूवमेंट्स हमने देखी थी। अब ये जो प्लेट है स्थलमंडल की, इन प्लेटों को 7 बड़े और 20 छोटे भागों में बांटा गया है। तो 7 बड़ी प्लेट्स देखते हैं हम लोग की। यूरेशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, अमेरिकन प्लेट है, एंटार्क्टिक प्लेट है, और कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर बनता है। इस पे आपको छोटी बड़ी सारी प्लेट्स दिख जाएंगी। देखिएगा, बड़ी प्लेट्स, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है हमारे पास, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है हमारे पास, साउथ अमेरिकन प्लेट है हमारे पास, अफ्रीकन प्लेट है, इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, और ये एंटार्क्टिक प्लेट है। ठीक है, तो ये वाला जो रीजन है सारा यूरेशियन में आ जाता है, और इधर हमारे पास ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। बाकी कुछ छोटी छोटी प्लेट्स हैं, जैसे ये कैरिबियन है, नस्का है, कोकोस है, जॉन डे फका प्लेट है, और पैसिफिक प्लेट है हमारे पास, फिलिपिन प्लेट है हमारे पास। ये सारी छोटी 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 प्लेट है। स्कॉशिया प्लेट है, 7 बड़ी बाकी छोटी।
कितनी छोटी? 20। 7 बड़ी प्लेट्स हैं, 20 छोटी प्लेट्स हैं। 7 बड़ी प्लेट्स आपको याद होनी चाहिए, 20 छोटी प्लेट्स बहुत ज्यादा नहीं पूछी जाती हैं। जैसे कि यूरेशियन प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे पास अंटार्कटिक प्लेट भी है, और इनको अमेरिकन प्लेट्स को 1 मान लिया जाता है। अलग अलग प्लेट्स हैं हालांकि, बट हम 1 डिवीजन में लेते हैं, अमेरिका ही है वो, अंटार्कटिक प्लेट है। तो 7 प्लेट्स जो है हमारे पास बड़ी आ जाती है। ठीक है, अब इसमें आपको बहुत सारी चीजें और दिखाई देंगी, उसको ध्यान से देखिएगा कि क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां से समझिएगा कि ये चार्ट हमको क्या बता रहा है। जहां जहां आपको एरो दिख रहा है वो प्लेट की दिशा है, किस दिशा में वो मूव कर रही है। ठीक है, और जहां जहां पर आपको ऐसे छोटे छोटे पहाड़ बने दिख रहे हैं, एरोज बने हुए हैं ऐसे, ये क्या है? विनाशकारी प्लेट है। जहां सिंगल लाइन है वो निर्माणकारी प्लेट है, और जहां पर डॉटेड लाइन है वो अनिश्चित प्लेट सीमा है, जहां पर कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब गौर से देखिएगा कि ये जो प्लेट है ये इधर आ रही है, प्लेट की गति की दिशा है, इस प्लेट की गति की दिशा इधर है। अब हमने बात की थी कि जब दोनों प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आ रही हो तब क्या होता है? विनाशकारी गतिविधि होती है। इसको हमने विनाशकारी बाउंड्री भी बोला था, ध्यान है, विनाशकारी बाउंड्री बोला था इसको। क्यों बोला था? कि जब दोनों प्लेट्स पास में आएंगी तो बीच वाला क्षेत्र तोड़ देंगी, तोड़ेंगी तो ऊपर उठेगा, वो ऊपर उठेगा तो पर्वत पहाड़ का निर्माण करेगा। अब क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है, तो विनाशकारी प्लेट बन जाती है ना। इसलिए यहां पर जो ये सेगमेंट है पूरा विनाशकारी बाउंड्री बना रखी है, क्यों? प्लेट की मूवमेंट देख लो, एक दूसरे की तरफ आ रही है ना, अप्लाई हो रहा है। अब इधर बात करते हैं, ये जो प्लेट है इधर जा रही है, इमेजिन करिएगा ये उधर जा रही है, और ये ऑस्ट्रेलिया ही है ना। देखना, ऑस्ट्रेलिया का आधा हिस्सा आपको इधर दिख रहा है, आधा हिस्सा उधर दिख रहा है, मैप पर ध्यान से देखिएगा। तो इधर ऑस्ट्रेलिया के एक तरफ से तो फोर्स इधर लग रहा है, एक तरफ से इधर लग रहा है। अगेन क्या होगा? विनाश, और ये होगी विनाशकारी बाउंड्री, है कि नहीं? अब देखना, ये हो तो हुई विनाशकारी की बात, आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया। अब यहां पर देखना, लाइनिंग दिख रही है आपको, प्लेन लाइनिंग, स्ट्रेट लाइन दिख रही है, देख पा रहे हो? यहां पर भी स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, यहां पर भी स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, यहां पर भी स्ट्रेट लाइन है। ये जो बाउंड्रीज हैं कौन सी हैं? निर्माणकारी। देखना, अब इधर से फोर्स उधर जा रहा है, इधर से भी फोर्स उधर जा रहा है, तो टकराएंगे कैसे? वो भी उधर जा रही है, ये भी उसके पीछे पीछे उधर जा रही है, तो फोर्स तो लगेगा नहीं। तो निर्माणकारी प्लेट होगी, बस खिसकते जा रहे हैं और खिसकते खिसकते निर्माण कर रहे हैं, है कि नहीं? एग्जैक्टली। और अर्थ जब हमारा जो भारतीय प्लेट जब आई थी, भारतीय प्लेट जब आई थी तो यहां पर हमारी यूरेशियन प्लेट थी, नीचे हमारी ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, जिससे भारत टूटा, और इंडियन प्लेट ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग होकर ऊपर को आई और यूरेशियन प्लेट से टकराई। जब यूरेशियन प्लेट से ये टकराई तब तो क्या हुआ? टूटने वाली बाउंड्री बन रही है। इतना हिस्सा अगर आप देखें तो क्या है? विनाशकारी, जहां हिमालयाज बन गए। लेकिन अगर आप ये वाला हिस्सा देखें तो ये अनिश्चित है। अनिश्चित प्लेट सीमा क्यों है ये? क्योंकि ये आकर ऐसे जुड़ा, ऐसे नहीं टकराया इससे, ऐसे तो ये ऊपर टकराया, है ना। ये यूरेशियन प्लेट थी, इंडियन प्लेट आकर ऐसे टकरा गई इससे, तो यहां ऊपर विनाश हुआ। लेकिन जो ये साइड वाला जोन था ये तो ऐसे घिसटता हुआ इसके बीच में आ गया, तो कौन से वाली बाउंड्री हो गई? ये वाली, ऐसे घिसट गए उसके से। तो इसलिए ये अनिश्चित होती है, क्योंकि हमने बात की थी इसमें विनाश नहीं होता है, पोजीशन चेंज होती है सिर्फ। तो ये अनिश्चित हो जाता है, कुछ भी कर सकते हैं। अब इसका आउटकम कुछ भी हो सकता है, अनिश्चित रहता है, समझ रहे हो? तो इस तरह प्लेट्स मूव करती हैं और यहां पर ये कॉन्टिनेंट्स में चेंज आता है। अब ये प्लेट्स अंदर मूव कर रही हैं, अंदर मूव करने के साथ साथ ये बहुत सारी जो एक्टिविटीज हैं वो कर रही हैं, है ना। लेकिन आप ध्यान रखें, प्लेट्स याद होनी चाहिए आपको, ठीक है।
प्लेट ध्यान से देखें, मूवमेंट ध्यान से देखें, ये सब बाउंड्री है प्लेट की। कॉन्टिनेंट की बाउंड्री तो इधर उधर है, नीचे प्लेट की बाउंड्री एक ही है। माई बाप इनके एक ही हैं, ये तो संतानें हैं जो आपस में लड़ रही हैं। भूमि विवाद तो होना ही है ना। इतनी सारी भूमि है, अब बच्चों में बांटनी है। ये प्लेट्स तो सारी ऐसे ही जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी 7 मेजर प्लेट्स, ठीक है। 20 जो बाकी माइनर है वो यहाँ पर लिस्टेड है, बहुत सारी माइनर्स लिस्टेड है, और यहाँ पर क्या है, मेजर प्लेट्स हैं सिर्फ। डन है। तो 7 मेजर प्लेट्स कौन सी हैं हमारे पास, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, एंटार्क्टिक प्लेट, और अमेरिकन प्लेट जो है नॉर्थ और साउथ। 1 2 3 4 5 6, और एक बच गई हमारी जो अफ्रीकन प्लेट आ गई, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। एक बच गई इसमें, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है। 7 बड़ी प्लेट्स हमारे पास। चलिए, तो ये थी प्लेट्स। आई रियली होप कि आपको समझ में आई होगी, और बहुत सिंपल है याद करना, कॉन्टिनेंट्स की बेसिस पे ही आपको इसको याद करना है। और एग्जैक्टली, एंटार्क्टिक प्लेट, यूरेशियन, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरेशियन, प्रशांत महासागरीय, ये सारी प्लेट, ये तो मतलब ओशनिक प्लेट हो गई ना। कॉन्टिनेंटल प्लेट की हम बात करें, ओशनिक प्लेट अलग है ना। बाउंड्रीज देखे आप, है ना। फिर फ्लैट लाइन वाली, ये जितनी भी फ्लैट लाइन वाली चल रही हैं ये सब निर्माणकारी बाउंड्रीज चल रही हैं। जहां ये बाउंड्री चलती है वहां विनाशकारी है, ठीक है। चलो, तो अब अफ्रीका की ग्रेट रिफ्ट वैली अपसारी विवर्तनिकी का अच्छा उदाहरण बन सकती है। अपसारी जो विवर्तनिकी हमारी हो रही है, अभिसारी विवर्तनिकी से जो अंतः सागरीय खंड और गर्त उत्पन्न होते हैं, वो अभिसारी विवर्तनिकी से प्लेटों पर विनाशात्मक जो रूप है वो लेते हैं। ये हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से समझ चुके हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में, ठीक है। तो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना हम समझ रहे थे, क्रस्ट मेंटल कोर की जो हम बात कर रहे थे, अब उसमें क्रस्टल भाग को अगर हम देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर में जाएं, तो क्रस्टल भाग जो पृथ्वी के आयतन का 0.5% घेरे हुए हैं, मेंटल भूपर्पटी के नीचे, ठीक है। अब इस भूपर्पटी के नीचे जो आता है मेंटल आता है, और पृथ्वी के आयतन का 83% भाग लेता है वो। जो सियाल है वो ऊपर वाली भूपर्पटी है, ठीक है, सबसे ऊपरी भाग है सियाल। सियाल, सीमा, नीफे, यही हमने देखा था सीक्वेंस। तो सियाल, फिर सीमा, फिर नीफे। तो सियाल ऊपर की भूपर्पटी के पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है, रासायनिक बनावट में जो एल्यूमिनियम और अवसादी ग्रेनाइट से बना है। हाँ, तो महाद्वीप की रचना सियाल में मानी जाती है, ठीक है। और सीमा कहाँ होता है, मेंटल में। सिलिकॉन और मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता होती है इसमें। ये हमने ऑलरेडी देखा है, लेकिन आपको इसको कोरिलेट करने का समझा रही हूं कि कैसे इंटरनल स्ट्रक्चर्स कोरिलेट होती हैं, है ना। जैसे केंद्रीय भाग है वो क्रोड का आएगा, आंतरिक क्रोड, बाह्य क्रोड जो हमने देखे। अब ये निर्मित किससे हैं चीजें, चट्टानों से निर्मित है। अब धरातल से 16 किलोमीटर की गहराई तक 95% भूपर्पटी चट्टानों से निर्मित है। 2000 तरह के लगभग खनिज पाए जाते हैं। 12 खनिज ऐसे हैं जिनमें जो बनाने के लिए, चट्टान बनाने के लिए खनिज कहते हैं। सिलिकेट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, पृथ्वी की सतह का निर्माण करने वाले पदार्थ हैं जो इसमें शैल कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो चट्टाने हैं इनके अलग अलग प्रकार हैं। जो चट्टाने हैं इनके अलग अलग प्रकार हैं। 3 प्रकार की चट्टाने देखी जाती हैं जो भूपर्पटी जिससे निर्मित है। 3 प्रकार की चट्टाने कौन सी हैं? सबसे पहली चट्टान है हमारे पास आग्नेय चट्टान या फिर इग्नियस रॉक। कौन सी है? आग्नेय चट्टान या फिर इग्नियस रॉक। सेकंड हमारे पास है अवसादी चट्टाने यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स। अवसादी चट्टाने यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स। और तीसरा है रूपांतरित चट्टाने यानी कि ट्रांसफॉर्म्ड जो रॉक होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, 3 प्रकार की चट्टानें हम देख रहे हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ठीक है। तीनों चट्टानों के बारे में समझते हैं। आप देख रहे हैं टेक्सचर्स भी इनके अलग अलग आपको दिख रहे हैं। ये तो एकदम ठोस और काला है, ये छोटा छोटा बिखरा हुआ दिख रहा है आपको। ये छोटा पत्थर अलग लग रहा है, ये पत्थर अलग लग रहा है आपको, यहाँ पर छोटे छोटे कंकर अलग लग रहे हैं। ये थोड़ा सा क्या है, एक रूपीय हो गया है, कंपाइल्ड हो गया है,
फर्क समझ पा रहे हो देखकर? हाँ, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, लेकिन थोड़ा सा फर्क इसमें आप समझिएगा तो आपको बड़ा मजा आएगा फिर इसमें, है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं आग्नेय शैल की, इसकी इग्नियस रॉक की, ठीक है। अब इग्नियस रॉक की जब बात करते हैं, आग्नेय शैल की बात करते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं? प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं, प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले निर्माण इन्हीं का होता है। और इनको ज्वालामुखी चट्टान भी कहते हैं, क्योंकि इनका निर्माण ज्वालामुखी से निकले हुए लावा मैग्मा से ही होता है, ठीक है। जो आग्नेय शैलें हैं उनमें लोहा, मैग्नीशियम, इन सब से भरा हुआ सिलिकेट खनिज ज्यादा मिलता है। ऐसा सिलिकेट खनिज जिसमें आयरन और मैग्नीशियम बहुत ज्यादा होता है। आग्नेय शैलों में पाए जाने वाले जो खनिज होते हैं वो चुंबकीय खनिज हैं, निकिल है, तांबा है, सीसा है, चुंबकीय नॉट चिंबकीय, जस्ता है, सोना है, हीरा, प्लैटिनम, ये सारी चीजें ज्यादा मिलती हैं, ठीक है। और बेसाल्ट चट्टानें जो इनमें होती हैं, जो बेसाल्ट निकला है, लावा निकला है, इन बेसाल्ट चट्टानों के शरण से जब ये टूटकर बिखर जाती हैं, पाउडर फॉर्म में आ जाती हैं, उसी से काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिसे हम रेगुर कहते हैं, ब्लैक सॉइल। अब हमारे यहाँ पर अगर भारत की बात करें तो वॉल्केनिक जो ओरिजिन है वो दक्कन के पठार का है, और काली मिट्टी भी कहाँ मिलती है? दक्कन के पठार के क्षेत्र में ही मिलती है। तो वहां ज्वालामुखीय चट्टानें बनी हुई हैं, पूरा पठार ज्वालामुखीय चट्टान है, और उसी के शरण से क्या बन रहा है? काली मिट्टी, जहाँ कपास बहुत भारी मात्रा में उगाई जाती है। तो आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं होते। क्या नहीं होता? फॉसिल्स नहीं होते हैं। और बेसोलिथ सबसे बड़े आंतरिक चट्टानी पिंड है इसके। ये हम पढ़ेंगे क्या क्या फॉर्म्स हैं, जियोमॉर्फोलॉजी आगे बढ़ेगी जैसे जैसे हमारी। तो जो बेसोलिथ होते हैं वो सबसे बड़े आंतरिक चट्टानी पिंड है, ठीक है। हाँ, यूएसए है बेसोलिथ, पश्चिमी कनाडा है, उसका कोस्ट रेंज बेसोलिथिया मूलतः है, ग्रेनाइट का बना हुआ है। आग्नेय शैल जो है द्रवित मैग्मा के जमने से बनती है। एग्जाम्पल हमने देखा दक्कन का पठार, दक्कन ट्रैप, ग्रेनाइट, बेसाल्ट एटसेट्रा इसके एग्जाम्पल्स हैं। बहुत ज्यादा कठोर और बहुत ज्यादा भारी होती है, ठीक है। बहुत ज्यादा कठोर होती है, बहुत ज्यादा भारी होती है। अब देखिएगा क्या हो रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझते हैं कि किस प्रकार से ये निर्मित हो रही है। ये बेसोलिथ है। बेसोलिथ क्या है? वो भाग है जहां पर सारा लावा जो पृथ्वी के अंदर है हीटेड अप, वो स्टोर्ड है, ठीक है। ये हमारा बेसोलिथ भाग है। जितना भी जो एस्थेनोस्फेयर का लावा है वो इस रीजन में फैला हुआ है, ठीक है। यहां पर सारा का सारा क्या है? लावा पड़ा है, मैग्मा पड़ा है। अब ये कनेक्ट होता जाता है इधर उधर, कैसे? जहां से भी अगर मानो ये हीटअप हो गया, ये इसका लेवल था, अब ये इसमें तापमान बढ़ गया तो ये ऊपर चढ़ गया। अब इसको बाहर निकलने का रास्ता चाहिए। तापमान बढ़ते ही दूध उफनता है, उबल जाता है, अगर बॉयल हो जाता है तो बर्तन से बाहर आने लगता है, हमें उसको बंद करना पड़ता है, ठंडा करना पड़ता है, थोड़ा नीचे जाता है। बाहर क्यों आ रहा है? जैसे हीट बहुत ज्यादा हो जाती है तो एक पॉइंट के बाद वो हीट ले नहीं पाते और एकदम बाहर फैलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब उनका टेम्परेचर बेस नॉर्मल हो जाता है तो वो रुक जाते हैं। तो वैसे ही ये लावा है, हीट अप होता है तो बाहर जाने के रास्ते खोजता है, बाहर जाने के रास्ते जहां से मिल जाए इसको वहां वॉल्केनो बन जाते हैं। हाँ, तो अब ये क्या है? बाहर जाते जाते अर्थ का पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर क्रॉस करके जाएगा। जब ये क्रॉस करके जाएगा तो क्या करेगा? बहुत सारी आकृतियों का निर्माण करता है, ठीक है। बहुत सारी आकृतियों का निर्माण करता है, जैसे कि यहां पर आपको दिखेगा। अब क्या हो रहा है? यहां से ये निकला, यहां इधर उधर रास्ता मिला, थोड़ा इधर फैल गया, वापस ऊपर चला गया, फिर इधर रास्ता मिला, इधर फैल गया, जहां जहां रास्ता मिल रहा है वहां वहां फैले जा रहा है, पेड़नुमा स्ट्रक्चर बन रहा है। अब ये जो यहां बीच बीच में ऐसा पाइप के जैसा फैल गया है, ये इसको हम क्या नाम देते हैं? सिल। ये जो ऐसा स्ट्रक्चर पतला पतला आप देख रहे हैं, पाइप की तरह इसमें फैल जाता है, इसको हम नाम देते हैं सिल, ठीक है। और ये जो आप छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पर साथ में देख रहे हैं, पतला सा एक परत बन जाती है,
इसको भी आगे रास्ता मिल गया और ये इसके बीच में एडजस्ट हो गया, ये बनता है शीट, सिल। और सिल भी आगे फैल कर पतली सी एक परत बनाता है जिसको हम कहते हैं शीट। ठीक है, अब ये आगे निकलेगा तो जब ये इंटरनल स्ट्रक्चर क्रॉस करके क्रिस्टल भाग पर आता है तब ये क्या बन जाता है, डाइक। जब ये ऐसे आड़े तिरछे स्ट्रक्चर यहां पर बना रहा है तो ये बन रहा है डाइक, जो इसका पासेज होता है। अगर ये पासेज की बजाय क्रिस्टल भाग में ही ऐसे फैल जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, लेकोलिथ। अगर ये बाहर आने की बजाय क्रिस्टल भाग में ही ऐसे लंबी मात्रा में फैल जाता है, प्लेट जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, लेकोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं, लेकोलिथ कहते हैं। बेसोलिथ अंदर, और ऐसी ही स्ट्रक्चर जब ये बाहर बना देता है क्रिस्टल भाग में तो लेकोलिथ बन जाता है। और अगर बिल्कुल क्रिस्ट से बाहर निकल गया है, पर्यावरण के संपर्क में आ गया है, तो ये हम लावा प्रवाह कह देते हैं इसको। भैया लावा बाहर आ चुका है, यहाँ मैग्मा था अब लावा बन गया है। ठीक है, समझ में आया, एग्जैक्टली। और यहाँ क्या है, ज्वालामुखी से ये बाहर आ जाएगा। अब बाहर आएगा तो ये स्ट्रक्चर बनाएगा, स्ट्रक्चर बनाएगा, ठंडा होगा, ठोस होगा, चट्टान बन जाएगी। कौन सी चट्टान, आग्नेय चट्टान बन गई ना, इग्नियस, आग से बन रही है ये, आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। समझ में आया, प्रॉपर्ली क्लियर हुआ, आगे बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये अब आग्नेय चट्टान से आगे क्या होगा। यहां से मैग्मा निकला, लावा बाहर आया। जब ये मोल्टन स्ट्रक्चर अंदर होता है पृथ्वी के तो उसको मैग्मा कहते हैं, जब ये बाहर आ जाता है तो वो लावा बन जाता है। ठीक है, इतना सा फर्क है। तो ये क्या है, बनाता है आग्नेय शेल, इग्नियस रॉक बना रहा है। अब समय दर समय इग्नियस रॉक के ऊपर क्या है, प्रहार होगा, टेम्परेचर का, प्रेशर का और अलग अलग फोर्सेस का, पानी, हवा, ठीक है, हर तरह के कारक इस पर प्रेशर डालेंगे। उस प्रेशर के कारण ये टूटने बिखरने लगेगा और किस में बदल जाएगा, अवसाद या सेडिमेंट में बदल जाएगा। टूट कर बिखर जाएगा और अवसाद या सेडिमेंट में बदल जाएगा। ये जो अवसाद है ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा दूसरी जगह, या फिर उसी जगह पर और बहुत सारे अवसाद, धूल, कण, एलिमेंट उनके साथ मिलकर एक नई चट्टान का निर्माण कर लेगा, जो कि क्या कहलाएगी, अवसादी शेल कहलाएगी, क्योंकि ये अवसाद से बनी हुई है। और यही अवसादी शेल या तो अपना फॉर्म टेम्परेचर प्रेशर में चेंज करके कायांतरित शेल में बदल जाएगी, मेटामॉर्फिक में बदल जाएगी, और या फिर वापस टूटकर बिखर कर अवसाद में बदल जाएगी। दोनों तरफ इसका प्रोसेस होगा, समझ रहे हो। या तो कायांतरित में बदल जाएगी, मेटामॉर्फिक, नीच से स्लेट बन जाएगी, मार्बल बन जाएगा, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। अदरवाइज वापस टूट जाएगी प्रेशर से और अवसाद में बदल जाएगी, और फिर अवसाद से फिर अवसादी शेल बन जाएगी। और जो आग्नेय शेल है, जो आग्नेय शेल है वो अवसादी में बदल सकती है और साथ साथ सीधा कायांतरित भी हो सकती है। हाँ, और हो सकता है कि अवसादी शेल, जो अवसाद हैं वो सारे डायरेक्टली इस वोल्केनो का हिस्सा बन जाएं और इस मैग्मा में मिल जाएं, नहीं तो कायांतरित शेल मिल जाएगी इसमें, और वापस से ये चक्र जो है वो चालू हो जाएगा। शेलों को समझेंगे हम, पर एक बार चक्र समझ लेंगे आप तो आसानी से आपको शेल समझ में आ जाएगी। ओके, तो ये क्या है, रॉक साइकिल कहलाता है या शेल चक्र कहलाता है, जहां एक जो शेल है, एक प्रकार की शेल दूसरे प्रकार की शेल में तब्दील हो जाती है। ठीक है, यहां भी टू वे है, यही आग्नेय चट्टान फिर से लावा में बदल सकती है, सीधा एक साइकिल बन गई, और नहीं तो फिर ये पूरी साइकिल बन जाएगी। जैसे भी हो भाई, ये तीन, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसा देखें आप भाई, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5।
जो साइकिल है आपके पास 1+2 की हो सकती है, 1+2+3 की हो सकती है, ठीक है, 1+2+3+4 की भी हो सकती है, और फिर पूरी साइकिल तो है ही। तो कितना भी इसमें कन्वर्जन आ सकता है। और साइकिल ऐसा नहीं है कि प्रॉपर साइकिल चलनी है कि जिसमें पांचों स्टेप्स आने जरूरी हैं, ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डायरेक्टली जो आग्नेय शेल है या अवसादी शेल है वो मैग्मा में भी जा सकती है, उसको ये पांचवा स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। आग्नेय शेल वापस मैग्मा में या लावा में कन्वर्ट हो सकती है, तो इतनी सी साइकिल बन जाएगी हमारी, हमें और ज्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो रॉक साइकिल जो है वो कंप्लीट यही हो ये जरूरी नहीं है, बीच में इंटरचेंजेबली कहीं भी यूज हो सकती है, ठीक है, समझ में आई? ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। तो अभी चट्टानों का जो आपको शैल चक्र है वो समझ में आ गया है, तो हम चट्टानों को थोड़ा सा देख लेते हैं कि अवसादी आग्नेय हम समझ चुके हैं, अवसादी चट्टानों की बात करते हैं। तो अवसादी चट्टानों में क्या होता है, क्षैतिज रूप से जमने वाले मैग्मा को सिल कहते हैं। अब अवसादी चट्टानी प्रदेश में लंबवत रूप से लगने वाला मैग्मा डाइक कहलाता है। जब ये अवसाद बन रहे हैं, सिल तो ऐसा था और डाइक ऐसा था, है ना, इसको कहते हैं डाइक। वायु से निर्मित होगा, पानी से निर्मित होगा, क्या होगा, जब ये टूटकर बिखरते जाएंगे अवसाद बन जाएंगे, ठीक है। विखंडित जो ठोस पदार्थों के निक्षेपण से या जीव जंतु, पेड़ पौधों, इनके सबके जमाव से अवसादी चट्टानों का निर्माण हो जाता है, सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण हो जाता है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, चूना पत्थर है, लाइमस्टोन है, बलुआ पत्थर है, सेल खड़ी है, डोलोमाइट है, ये सब चीजें, कोयला जैसे हम जानते हैं फॉसिल से बनता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है, बहुत मारा मारी है, बिकॉज अब फॉसिल्स हम इतनी जल्दी कहाँ से लाएं, लोग मरेंगे, पेड़ पौधे डेड डिकेइंग में कन्वर्ट होंगे, फिर वो साल दर साल हजारों वर्ष लेकर क्या है कि हमारे फ्यूल में तब्दील होंगे, फॉसिल्स में तब्दील होंगे, फॉसिल्स फ्यूल में तब्दील होंगे, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस चलता है ना। ये सब क्या है, अवसाद ही है। तो इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, क्या मिलता है हमको इसमें, जीवाश्म फॉसिल्स पाए जाते हैं, और ये बहुत ही कठोर होते हैं। इसी तरह कायांतरित शैल की बात करें तो अत्यधिक ताप और दबाव के कारण आग्नेय या अवसादी जो चट्टानें हैं उनके रूपों में परिवर्तन आ जाता है, जैसे नीस है, क्वार्ट्जाइट है, संगमरमर यानी कि मार्बल है, प्लेट है, ग्रेफाइट है, ठीक है। अब ये जो चेंजेस आ रहे हैं इसमें जीवाश्म नहीं मिलेगा आपको, ना तो आग्नेय चट्टान में जीवाश्म मिलता है आपको, ना ही कायांतरित शैल में जीवाश्म मिलता है आपको, ना ही अवसादी शैल में मिल रहा है आपको, सॉरी, अवसादी शैल में आपको जीवाश्म मिलता है, ना तो कायांतरित में मिलेगा ना आग्नेय में मिलेगा। किसमें मिलता है जीवाश्म, अवसादी जो शैल है उसमें मिलता है, ठीक है। ये हुई कायांतरित शैल। अब ये सारी चीजें हो कैसे रही हैं, एक बड़ा मेजर कॉन्सेप्ट इनके बीच में आता है, दैट इज भ्रंशन, फॉल्टिंग, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है, भ्रंशन या फिर फॉल्टिंग। अब जो दो भ्रंशों के बीच में धसी हुई जो भूमि है उसको हम कहते हैं भ्रंश घटी। भ्रंश है क्या, दरार, भूमि का टूट जाना और अलग हो जाना, दिस इज भ्रंश। और ये जब बिखर कर अलग होती है तो इनके बीच में जो धसी हुई धरती है, ऐसे लैंड थी अलग हो गई तो नीचे धस जाएगा ना सब कुछ, स्पेस बन गया, समझ रहे हो। तो ये क्या है, अलग हो जाता है, और अलग होकर जो ये खड्डे का निर्माण करता है इसको हम कहते हैं भ्रंश घाटी। लंबी होगी, संकरी होगी, गहरी होगी, जर्मन भाषा में इसे ग्रेबन कहा जाता है, ठीक है। ग्रेबन और होर्स्ट दो चीजें बनती हैं, ऐसा एक स्ट्रक्चर आपके पास निर्मित होगा। ये तो होस्ट है जो ऊपर उठा हुआ भाग है, अंदर धसा हुआ भाग हम कहते हैं ग्रेबन है या भ्रंश घाटी है। जो वॉस्ट्रेस और ब्लैक फॉरेस्ट नामक पर्वत हैं उनके बीच में यूरोप की सबसे बड़ी फेमस भ्रंश घाटी है, जिसे राइन नदी भी चलती है जिसमें से। एशिया में जॉर्डन की प्रसिद्ध भ्रंश घाटी है, समुद्र तल से भी नीचे जाती है, जो कि इतनी गहरी है। जो मृत सागर नाम, डेड सी सुना होगा आपने, डेड सी मृत सागर नामक जो झील है वो भी भ्रंश घाटी में ही स्थित है। संसार की सबसे लंबी भ्रंश घाटी कौन सी है, जॉर्डन घाटी से आरंभ होकर लाल सागर और पूर्वी अफ्रीका के जाम्बेजी नदी तक जाती है, इतनी लंबी भ्रंश घाटी है।
असम की ब्रह्मपुत्र घाटी रैंप घाटी का उदाहरण है। हिमालय पर्वत और असम पठार के मध्य बनती है जो, ठीक है। तो इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। आप भ्रंश समझ रहे हैं, भ्रंशन मतलब फॉल्टिंग हो जाना, दरार आई, पृथ्वी अलग हो गई, अलग हुई तो बीच का हिस्सा धस गया तो भ्रंश घाटी का निर्माण हो गया, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या हो रहा है, भूमि जुड़ी हुई है, भूमि में दरार आई। दरार कैसे आई, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस से आई। फोर्सेस हम पढ़ेंगे अभी। दरार आती है, दरार से अलग हो जाता है, अलग होता है तो नीचे गिर जाता है, नीचे धस जाता है तो घाटी बन जाती है, अलग अलग शेप की बन जाती है, कोई बहुत बड़ी है तो कोई छोटी सी है। अब उसमें झीलें भी बन रही हैं, उसमें नदी भी प्रवाहित हो रही है, उसमें हमको बहुत सारे ग्रासलैंड्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स है। हाँ, तो इसमें क्या है, भ्रंशोत्थ पर्वत भी बनते हैं और भ्रंश घाटी भी बनती है। हॉर्स्ट भी बन रहे हैं, ग्रेबन भी बन रहे हैं। जहां पर हिस्सा उठा हुआ है वो भ्रंशोत्थ पर्वत हो गया और जहां धसा हुआ है वहां भ्रंश घाटी हो गई। ओके, चलो, तो ये भ्रंश है। अब ये सारी चीजें हो कैसे रही हैं, कैसे इनके फोर्सेस जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे एक इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास विवर्तनिक शक्तियां, ठीक है। विवर्तनिक या टेक्टोनिक जो शक्तियां हैं वो कैसे चलती हैं कि देखो, हमें पता है कि पृथ्वी का धरातल जो है वो बराबर तो नहीं है, असमान है। असमानता क्यों है, क्योंकि इंटरनली पृथ्वी के अंदर कुछ चीजें चल रही हैं जो स्थल मंडलीय प्लेटों को मूव करती हैं। उनके मूवमेंट से स्थल के ऊपर जो संरचनाएं हैं वो हिल जाती हैं, बदल जाती हैं, अलग अलग रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं और धरातल इसकी वजह से असमतल हो जाता है। इन्हीं शक्तियों को हम क्या कहते हैं, विवर्तनिक शक्तियां या टेक्टोनिक फोर्स कहते हैं। जो पृथ्वी के अंदर प्लेटों की मूवमेंट की वजह से फोर्स उत्पन्न हो रहा है, शक्ति उत्पन्न हो रही है, उसी को हम क्या कह रहे हैं, टेक्टोनिक फोर्स कह रहे हैं, ठीक है। तो पृथ्वी का धरातल जैसे ही असमतल होता है, सूर्य की शक्ति से उत्पन्न होने वाली बहिर्जनिक शक्तियां भी तोड़फोड़ करके घिस घिस कर इसको समतल करने का प्रयास करती रहती हैं। तो इंटरनली चेंज आया तो बाहर चेंज आ गया, बाहर जो चेंज आया है उसको नॉर्मल करने के लिए बाहर की शक्तियां लगी रहेंगी। तो इंटरनल फोर्सेस भी हैं और एक्सटर्नल फोर्सेस भी हैं, ठीक है। तो भू आकृतिक प्रक्रियाओं में दो तरह की शक्तियां अब हमको मिल गई, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, अंतर्जनित और बहिर्जनित, ठीक है। आंतरिक और बहिर्जनिक, बाह्य, दोनों तरह की कुछ भी शब्द ले लो आप, इन दोनों के सारी क्रीड़ाएं होती हैं जिससे आकृतियां बनती हैं, ठीक है। दोनों ही प्रक्रियाएं पृथ्वी के धरातल पर निरंतर सक्रिय रहती हैं और इन्हीं को हम भू आकृतिक प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, भू आकृतिक प्रक्रिया कहते हैं हम इनको। अब जो धरातल पर इन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप मानव को उसकी जीविका, संसाधन, सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो धरातल पर दिखने वाली जो टोटल भू आकृतियां हैं दो प्रकार के बलों से बन रही हैं, बहिर्जनिक और अंतर्जनिक। अंतर्जनिक शक्तियां तो क्या करती हैं, धरातल को उठाती हैं। बहिर्जनिक शक्तियां उनको वापस से समतल करने में लग जाती है। मानो ऐसी लैंड थी, नीचे फोर्स लगा, ये ऐसी हो गई, किसकी वजह से, इंटरनल फोर्स की वजह से। अब बाहर से क्या होगा, हवा इसको तोड़ेगी, अवसाद में बदलेगी तो ये बिखर कर छोटा हो जाएगा। पानी इसको काटेगा तो इसको छोटा करने में लगा रहेगा। तो बहिर्जनिक जो फोर्सेस हैं वो इनको वापस से नेचुरल स्टेट में लाने की कोशिश करते हैं और अंतर्जनिक फोर्स से इनको उठा देते हैं। फर्क समझ में आया, एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस। चलो, अब इनकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अनाच्छादन होता है, अपक्षय होगा, अपर्दन होगा, जैसे अलग अलग प्रकार की स्ट्रक्चर्स बनेंगी, ठीक है। तो ये जो सारे अपक्षय अपर्दन की चीजें हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तक आपको दो फोर्सेस समझ में आ जाने चाहिए। इन फोर्सेस की जो क्रियाएं हैं, टाइप्स हैं, वो सारी चीजें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आप इतना रिवाइज कीजिएगा ताकि आगे की जो कॉन्सेप्ट्स हम समझेंगे, अवसाद के कॉन्सेप्ट समझेंगे, हम अपक्षय के समझेंगे, अपर्दन के समझेंगे और वेदरिंग के कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी।
ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही करते हैं। और एक बार फिर से आप सभी को याद दिला देती हूँ एक छोटा सा काम जो आप सभी को दिया गया था कि क्लास के अंत में आपको सर्च करना है प्रेप टुडे और जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है और अपने बाकी के एस्पिरेंट्स और साथियों के साथ शेयर जरूर कर देना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ऑलराइट, चलिए तो मैं दिव्या कवात्रा आप सभी से इजाजत लेती हूँ और आज की क्लास में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे।